हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। दोस्तों, इस शॉर्ट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो सीरीज के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, one of the really very important topic not only for the banking sector as well as for the development of whole India। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये कंसेप्ट आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया था 1970s के टाइम पे, सो दैट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उनको प्रॉपर क्रेडिट फ्लो मिल पाए या उनको प्रॉपर लोन या लिक्विडिटी मिल पाए विदाउट कंसिडरिंग देयर रिस्क, सो दैट उनका भी डेवलपमेंट हो और साथ में देश का भी डेवलपमेंट हो। तो उसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स, कंडीशंस, क्राइटेरियाज के ऊपर आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आरबीआई ने ये कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इंडिया की जो कमर्शियल बैंक्स है, इंडिया के जितने भी बैंक्स है, वो बहुत बार कुछ सेक्टर्स को लोन देने के लिए डरती है, क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए डरती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर होगा या फिर महिला बचत गट होंगे या स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी, माइक्रो इंडस्ट्रीज होगी। रीजन ये होता है अगर इनको लोन दे दिया तो इसके ऊपर रिस्क भी बहुत ज्यादा आती है। एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर इज डिपेंडिंग ऑन द मानसून। अगर लोन दे दिया और कल मॉनसून नहीं आया तो पूरा का पूरा लॉस में जा सकता है। इस डर से बहुत बार बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस उनको लोन देने से डरती थी। अगर इनको लोन नहीं दिया तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो रही है और जो वीकर सेक्शन है वो खुद के बलबूते पे बड़े नहीं हो रहे। तो दोनों साइड से हम लॉस में ही जा रहे थे। इसलिए 1970s में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाते हैं कि भले कितनी भी रिस्क हो, कुछ सेक्टर्स को लोन देना कंपलसरी कर देंगे और उसी के तहत ये टर्म बनाई गई प्रायोरिटी सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर्स जो देश के डेवलपमेंट के लिए हमारी प्रायोरिटी है, हमारा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इनका डेवलपमेंट होना जरूरी है, इसलिए उनको हेल्प करने के लिए यह क्राइटेरिया बनाया गया है। अब ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, क्योंकि इनको फ्लो नहीं मिलता, इनको पैसे नहीं मिलते, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो नॉर्मली बैंक लोन उन्हीं को जल्दी प्रोवाइड करते हैं जहां से प्रॉफिट आ सकता है और जहां से लोन जल्दी वापस आ सकता है। जिस सेक्टर से नहीं आ रहा होगा वहां पे बहुत बार बैंक वाले डर जाते हैं। उनका भी सही है, पर कुछ क्राइटेरिया से कुछ बैकिंग उनको मिलनी चाहिए और जो इंडिया की सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करते हैं इस नॉर्म्स के तहत। दोस्तों, पहले जब आरबीआई ने ये नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे तो ये नॉर्म्स फॉलो करने की जिम्मेदारी केवल और केवल गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर थी, जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। बट ओवर द पीरियड जैसे जैसे बैंकिंग का स्ट्रक्चर बढ़ने लगा 1990 के बाद प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स ने काम करना शुरू कर दिया, तो ये पीएसएल के नॉर्म्स केवल गवर्नमेंट बैंक तक सीमित ना रखते हुए इनको सारे बैंक्स को बताया गया कि आपको भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी बैंकों को भी ये नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। उनके लिए क्राइटेरियाज थोड़े से अलग होते हैं, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1972 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल नाम का एक काउंसिल का गठन किया गया था, जिसको यही काम दिया गया था कि आप बताइए कि हाउ टू मेंटेन क्रेडिट फ्लो इन द कंट्री सो दैट इंडिया में हर सेक्टर के पास पैसे रहे और हर सेक्टर ग्रो हो पाए। 1970s में इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड दैट टाइम वी क्रिएटेड दिस काउंसिल। इस काउंसिल में आरबीआई ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि बट ऑब्वियस है आरबीआई सेंट्रल बैंक है और आरबीआई के रिकमेंडेशन पे या इस काउंसिल के रिजल्ट के बाद डिसाइड किया गया कि पीएसएल लॉन्च करते हैं। हमने पीएसएल लॉन्च कर दिया। तब डिसाइड किया था कि बैंकों को उनके टोटल लोन में से 33.33% लोन ये ऐसे सेक्टर्स को देना पड़ेगा जिनको प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई बैंक साल भर में 100 करोड़ का लोन बांट रही है तो 33.33 करोड़ का लोन उनको पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा। अगेन ये लोन है, यहां पे इंटरेस्ट रेट रहेगा, इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली थोड़ा कम रहेगा। अब 1974 में डॉक्टर के.एस. कृष्णास्वामी कमेटी बैठी, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए। उन्होंने कहा कि 33.33% रखने से अच्छा मेक इट राउंड फिगर 40 कर दीजिए। तो तब से इंडिया में रूल यह है कि कमर्शियल बैंक्स जब भी साल भर में जो लोन बांटेगी उस लोन में से 40% 40% लोन उनको पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर को देना कंपलसरी होता है। आरआरबीज की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। उनका पर्पस ये ग्रामीण एरिया में काम करना, तो उनके लिए 40% का टारगेट नहीं होता है, उनके लिए 75% का होता है। तो उनके लिए टारगेट थोड़ा बड़ा है। तो अगर उन्होंने 100 करोड़ का लोन साल भर में बांटा होगा तो 75 करोड़ उनको प्रायोरिटी सेक्टर को ही देने पड़ेंगे। सेक्टर्स के नाम देख के आपको ऑटोमेटिक और जल्दी समझ में आ जाएगा।
सेम कुछ सालों पहले हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाई, उनका भी पर्पस वही था कि छोटी इंडस्ट्रीज, छोटा फार्मर, उनको हेल्प करना। इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट ये 40% नहीं है, ये 40% नहीं है, उनके लिए भी 75% है। तो याद रखना, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75%। पेमेंट बैंक्स तो लोन ही नहीं दे सकती, तो उनके लिए कोई टारगेट नहीं है। जो बैंक लोन दे सकती है केवल उन्हीं के लिए टारगेट रहेगा। 2012 में एमवी नायर कमेटी बनी थी। एमवी नायर कमेटी ने इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ नए सेक्टर्स ऐड किए। पहले सेक्टर्स कम थे, कुछ नए सेक्टर्स ऐड कर दिए। अभी टोटल हमारे पास 8 सेक्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म। उन सारे सेक्टर्स के नाम आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, एग्रीकल्चर तो पहले से था, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज पहले से थी, मीडियम इंडस्ट्रीज अभी एमवी नायर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ऐड किया गया। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो निर्यात करते हैं, एजुकेशन, हाउसिंग ये भी पहले से ही था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंटली 2012 के बाद ऐड किया गया, और रिन्यूएबल एनर्जी को भी 2012 के बाद ऐड किया गया। तो 2012 के बाद मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन 3 सेक्टर्स को ऐड किया गया है। अदर्स में वीकर सेक्शन आते हैं। वीकर सेक्शंस की भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट से भी हम गो थ्रू करेंगे। नॉर्मली ब्रैकेट में वैसे मेंशन करके रखा हुआ है, एससी एसटी कम्युनिटीज, ट्राइबल पीपल, इनको सबको हम अदर्स कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरीके से 8 सेक्टर्स है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते, जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, उनको 40% होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या जिसको एएनबीसी कहते हैं। तो उनका जो भी नेट बैंक क्रेडिट है उसके 40% उनको डिलीवर करना पड़ेगा। अब सबको 40% रहेगा या किस तरीके से रहेगा, उसके लिए एक चार्ट है जो आरबीआई ने दिया हुआ है। आरबीआई ये कहते हैं कि इंडिया की जितनी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है और प्लस फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंडिया की जितनी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और ऐसी फॉरेन कमर्शियल बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है, इन दोनों के लिए टारगेट 40% रहेगा। दोनों के लिए 40%, सारी इंडियन बैंक्स प्लस फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है। जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है उनको भी 40% अचीव करना है, पर फेज मैनर में। फेज मैनर में मतलब है कि सपोज इस साल उन्होंने 32% का टारगेट कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट ईयर आप 36 कीजिए, नेक्स्ट ईयर आप 38 कीजिए, उसके बाद आप 40% कीजिए। तो इनको एक साथ 40% कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। जो बैंक पहले से बनी हुई थी उनको बोला गया था कि 2020 तक आपको ये टारगेट पूरा करना है। ऐसी फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है। अब ये टारगेट बट ऑब्वियस है आफ्टर कोरोना इसको एक्सटेंड किया जाता है, 2-2 साल से उसको एक्सटेंड करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल 2-2 साल के बाद एक्सटेंशन मिल जाता है। पर याद रखना, मोर देन 20 ब्रांचेस वालों के लिए सेम है, जो एसबीआई, आईसीआईसीआई को फॉलो करना पड़ेगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें सब टारगेट है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर है, जैसे हमने देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को 18% देना कंपलसरी है। आपने 40% निकाल के रखा, उस 40% में से 18% कंपलसरी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, 7.5% इज कंपलसरी फॉर द माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड 10% इज फॉर द वीकर सेक्शंस। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। सब कैटेगरीज क्या क्या होती है, 18% एग्रीकल्चर के लिए कंपलसरी है, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस, मीडियम और स्मॉल नहीं, केवल माइक्रो के लिए, एंड 10% ये वीकर सेक्शन जिनको हमने अदर कैटेगरी में डाला था उनके लिए कंपलसरी है। तो ये सब टारगेट्स भी अचीव करने पड़ेंगे। मीन्स 40% देना, इसका मतलब पूरा पैसा एक्सपोर्ट को दे दिया, एजुकेशन या हाउसिंग को दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सब टारगेट्स भी पूरे करने पड़ेंगे। ये जो सब टारगेट्स है ये लेस देन 20% वाले ब्रांचेस, फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस को नहीं है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे क्योंकि उनके ब्रांचेस ही कम है। 2016 में एक कंसेप्ट इसी कैटेगरी में डाला गया जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर आज की डेट में बड़े क्वेश्चन आते हैं। PSLC कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। क्या होता है, बहुत बार सपोज कोई बैंक है जो 40% टारगेट अचीव करना था, उन्होंने 50% अचीव कर लिया, तो एक्स्ट्रा टारगेट अचीव कर लिया, 10% एक्स्ट्रा। कोई बैंक होती है जिनको 40% करना था, उन्होंने 30% ही कर लिया, इनका 10% लेस। सोचो, एसबीआई ने 50% कर लिया, आईसीआईसीआई ने 30% कर लिया, अब 10 एक्स्ट्रा इनके पास है, 10 इनको जरूरत है। तो ऐसे वक्त जिसने ज्यादा अचीव कर लिया, जिसके पास सरप्लस है, वो अपने टारगेट, जो सरप्लस टारगेट है, वो दूसरे बैंक को ट्रांसफर करेगा या दूसरे बैंक को बेच भी सकता है, और इनके पास 10% का सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक इनका भी टारगेट अचीव, इनका भी टारगेट अचीव। हमें टारगेट अचीव करने से मतलब है,
जो एक्स्ट्रा करेगा उसके पास सरप्लस पॉइंट रहेंगे, वो सरप्लस पॉइंट ट्रेड कर सकता है, किसी और को दे सकता है, तो आईसीआईसीआई वो सरप्लस पॉइंट ले लेगी, तो दोनों का प्रॉपर हो जाएगा। अदरवाइज होता क्या है, इनके पास सरप्लस है, करोगे क्या रख के, कोई फायदा नहीं है। इनके पास कम है, फालतू में इनको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, उससे अच्छा आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लीजिए, विल बी बेटर। और एडजस्टमेंट नहीं हो रही है और फिर भी आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर आरबीआई पनिशमेंट या पेनल्टी 100% लगाने वाली है और लगाती है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है जो सरप्लस और डेफिसिट के बीच में हेल्प करते हैं। पर ये सर्टिफिकेट खरीदने का या सर्टिफिकेट देने का मतलब ये नहीं है कि सारी रिस्क या सारा लोन का ट्रांसफर या एसेट का ट्रांसफर आप किसी और बैंक को कर रहे हो, नहीं। रिस्क आप ही की रहेगी, सिर्फ आप उनको टारगेट पूरे करने के लिए सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहे हो, एंड दैट इज द क्राइटेरिया अंडर पीएसएलसी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये नया पॉइंट है, 2016 में ऐड हुआ था, याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्टर्स के ऊपर। पहला सेक्टर जैसे हमने देखा था 8 में से एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और सबसे ज्यादा रिस्क एग्रीकल्चर के ही ऊपर होती है, इसलिए इसके लिए सब टारगेट भी रखा गया 18% का। जब एग्रीकल्चर में लोन देते हैं पीएसएल के अंदर, तो 3 तरीके से लोन मिलता है। एक होता है फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज। अभी क्या है, फार्म क्रेडिट का मतलब है नॉर्मल फार्मर को लोन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो फार्म क्रेडिट में आएगा। दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती बाड़ी के लिए कभी कभी आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सपोज मुझे इरिगेशन के लिए कुछ पंप या पाइपलाइन डालनी है, मोटर खरीदनी है, या फिर सपोज हम अलाइड इंडस्ट्री बनाते हैं, हमने एनिमल्स के लिए एक शेल्टर बना के रखा, तो ये सब बनाने के लिए भी आपको पीएसएल के अंदर लोन मिलेगा। फार्म क्रेडिट प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उसको सपोर्टिव, और एंसिलरी एक्टिविटीज का मतलब होता है बहुत बार ना विलेजेस के अंदर कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या भू विकास बैंक होती है जो फार्मिंग को लोन प्रोवाइड करती है, उन लोगों को भी एग्रीकल्चर सेक्टर के पीएसएल के अंदर लोन मिलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर को लोन देती है, अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन चाहिए तो वो बैंक से एग्रीकल्चर सेक्टर पीएसएल के अंदर लोन ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में 3 आ गए, फार्मर, नॉर्मल फार्मिंग के सपोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और एंसिलरी का मतलब है कि जो फार्मर को ग्राउंड लेवल पे लोन देते हैं वो लोग भी बैंकों से लोन ले सकते हैं। दूसरा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका डेफिनेशन हमारे लॉ के अंदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में डिवाइड किया गया है, वो सारी एलिजिबल है। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है कि 20 लाख से ज्यादा उनका बिजनेस नहीं होना चाहिए, उससे कम है वो स्मॉल कैटेगरी में जाएंगे। इसी कैटेगरी के अंदर 2 सब कैटेगरीज और है। एक है ट्रांसपोर्टेशन, रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट के जितने ऑपरेटर्स हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रक्स है जो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, या आपके पास वो पानी को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स होते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हो ऐसे लोन के लिए। बट कंडीशन अप्लाइड, आपके पास 10 से ज्यादा ऐसे ट्रक नहीं होने चाहिए। 10 से कम ट्रक है तो आपको लोन मिलेगा, 10 से ज्यादा है तो आप पीएसएल के अंदर नहीं आएंगे। प्रोफेशनल है, सेम एम्प्लॉयड, सपोज डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जिनको खुद का बिजनेस शुरू करना है या जिनको खुद का अपना एक फर्म डालनी है छोटी सी, तो उनको भी लोन मिलेगा अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का उनको भी लोन मिलता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट, जी हाँ, आयात के लिए नहीं मिलता, निर्यात के लिए मिलता है, क्योंकि निर्यात करके आप देश को बड़ा करोगे या देश आपका ग्रो होने वाला है निर्यात करके। तो निर्यात करने वाली कंपनियों को 25 करोड़ तक का क्रेडिट मिल सकता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पर इसका लिमिटेशन है, पहले सारे टारगेट पूरे होने चाहिए, बाद में एक्सपोर्ट के बारे में सोचना, क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां भी बड़ी बड़ी होती है। फिर आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको 2012 में ऐड किया गया था। इसमें आता क्या, सपोज मुझे स्कूल ओपन करनी है, मुझे कोई बड़ा हॉस्पिटल ओपन करना है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई फैसिलिटी बनानी है, मुझे वॉशरूम्स बनाने हैं, तो मुझे अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करनी जो सोशल एक्टिविटी है, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए, फिर कोई एनजीओ करे या कोई प्राइवेट बंदा करे, तो उसके लिए भी 5 करोड़ तक का भी लोन मिल सकता है। क्योंकि ये काम अगर कॉमन लोग करते हैं, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ बनाना, या फिर वुमेन के लिए टॉयलेट्स बनाना, अगर ये काम कॉमन लोग करते हैं तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देश का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मानते हैं।
फिर आता है एजुकेशन लोन। जी हाँ, एजुकेशन लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर से रिस्की भी बहुत है, जल्दी से एजुकेशन लोन नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 10 लाख तक का एजुकेशन लोन अगर इंडिया में पढ़ना है तो 10 लाख तक का एजुकेशन लोन ये पीएसएल में माना जाएगा, और 20 लाख तक का एजुकेशन लोन अगर आपको एब्रॉड पढ़ना है तो पीएसएल में माना जाएगा। सपोज मैंने 12 लाख का लोन लिया तो उसमें से 10 लाख का काउंटिंग पीएसएल में होगा, 2 लाख एक्स्ट्रा। अगर मैंने 25 लाख का एब्रॉड पढ़ने के लिए लोन लिया तो 20 लाख का पीएसएल के अंदर काउंटिंग होगा और बचा हुआ 5 लाख अदर काउंटिंग में जाएगा। रहेगा तो पूरा एजुकेशन लोन, पर काउंटिंग करने के लिए वो क्राइटेरिया होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एजुकेशन को भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अगेन 2012 में रिन्यूएबल एनर्जी ऐड किया गया, बिकॉज इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में सेल्फ सस्टेन आत्मनिर्भर होना जरूरी है, एंड फॉर दैट रीजन दे क्रिएटेड दिस क्राइटेरिया, जिसके अंदर 150 मिलियन तक का लोन, ये अगर आपको सोलर पावर प्लांट बनाना है, बायोमास पावर प्लांट बनाना है, या बड़े लेवल पे अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट बनाना है तो 150 मिलियन रुपीस तक का लोन आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आपको इंडिविजुअल घर के लिए, सपोज घर के छत के ऊपर अगर आपको सोलर पैनल्स लगाने हैं तो 1 मिलियन तक का लोन आपको मिल सकता है। याद रखना, इंडिविजुअल घर के लिए 1 मिलियन तक का, बड़े लेवल पे काम करना है तो 150 मिलियन तक का लोन आपको मिल सकता है। हाउसिंग की बात करते हैं। जी हाँ, हर किसी का अपना खुद का घर होना चाहिए, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करती है। बहुत बार होता है कि घर खरीद सकते हैं पर पूरा का पूरा घर एक साथ कैश में खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए पीएसएल के अंदर कम ब्याज में उनको लोन मिल सकता है। सो 3.5 मिलियन टू 2.5 मिलियन तक का लोन मिलता है। कुछ कैटेगरीज में 4.5 मिलियन तक भी ये लोन्स जा सकते हैं, जिसमें नया घर बनाना है या घर की मरम्मत करनी है, दोनों चीजें इंक्लूड होने वाली है। अब आते हैं अदर्स में। अदर्स दैट इज वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स, या फिर कोई होता है जिनके पास कोई स्किल होता है गांव के अंदर, जो हम जिनके पास कोई स्किल होता है, जो गांव के अंदर नॉर्मली चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं या कोई कलाकारी करते हैं, ऐसे लोगों को भी लोन मिलेगा। या जिनको साहूकार ने ठगा हुआ है, साहूकार के पास उन्होंने साहूकार से लोन लिया था, साहूकार ने काफ़ी ठग लिया, तो ऐसे लोगों को भी अदर कैटेगरी के अंदर लोन मिलता है। उसमें देखिए कुछ 12 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने मेंशन, आरबीआई ने मेंशन किए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिजन्स जो विलेजेस में काम करते हैं, बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस स्कीम्स जैसे एनआरएलएम हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या फिर नरेगा हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, देन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जिन्होंने पैसा डाला हुआ है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, महिला बचत गट जिनको हम लोग कह सकते हैं, या डिस्ट्रेस फार्मर जिनको साहूकार ने लूटा, या डिस्ट्रेस पर्सन भी जिसको साहूकार ने लूटा, या कोई वुमन, कोई भी नॉर्मल वुमन, उसको 0.1 मिलियन मीन्स 1 लाख तक का उसको लोन मिल सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जिनको हम लोग कहते हैं, जनधन योजना के अंदर 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलता है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, या एनी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करती है। तो ऐसे 12 कैटेगरीज है जो अदर के अंदर आती है, और ये 12 मिला के 10% का टारगेट है जो हर बैंक को पूरा करना पड़ता है। दोस्तों ये सारे टारगेट्स अगर सारे बैंकों ने पूरे किए तो ऑटोमेटिकली देश का ऐसा सेक्टर ग्रो होगा, या देश के ऐसे सेक्टर्स प्रॉपरली अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं जो हमारे देश का बैकबोन है, या जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रो हो गए, अगर ये स्ट्रांग बन गए, अगर ये आत्मनिर्भर बन गए, तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स वाई ये कंसेप्ट बनाया गया है। टाइम टू टाइम इस कंसेप्ट में कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये सारे नॉर्म्स 40%, 18%, 10%, 7.5% ये फॉलो करने हैं कमर्शियल बैंक्स को, चाहे इंडियन रहे, फॉरेन में मोर देन 20 ब्रांचेस, लेस देन 20 ब्रांचेस। आरआरबी अगर है तो उनको 75% पूरा करना है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उनके लिए भी टारगेट 75% का है। और पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती तो उनके लिए टारगेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। थैंक यू।